इस वक्त की हेडलाइंस और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से और करते हैं चर्चा की शुरुआत। और सबसे पहले आज की जो खास चर्चा है उसी की शुरुआत करते हैं और वो हमारी चर्चा है कि दिल्ली शराब घोटाले में ईडी की बड़ी कार्रवाई। दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में छापे। तो ईडी ने यह फिर से कार्रवाई की है। दिल्ली, पंजाब और आंध्र प्रदेश के 35 ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी के छापे। मामले में पहले ही कई अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है और उसमें कुछ बड़े नाम भी हैं। और ईडी इस मामले में तीसरी बार कर रही है छापेमारी और अब तक अगर देखा जाए तो करीब 100 ठिकानों पर छापेमारी हो चुकी है कुल मिलाकर। इस मामले में शराब कारोबारी समीर महेंद्रू और आम आदमी पार्टी के संचार प्रभारी विजय नायर हो चुके हैं गिरफ्तार। शराब घोटाला केस में 17 अगस्त को दर्ज की गई थी एफआईआर और इस एफआईआर में सीबीआई के मुताबिक आप नेता विजय नायर ने धांधली में निभाई थी अहम भूमिका। इसमें खास तौर पर आबकारी नीति बनाने और शराब की सप्लाई और बिक्री को चंद कंपनियों तक ही सीमित करने की धांधली है। मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के घर पर भी हो चुकी है छापेमारी और उनका नाम आरोपियों में भी शामिल है सीबीआई के आरोपियों की लिस्ट में। दिल्ली की नई आबकारी नीति पर सवाल उठने के बाद उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने की थी सीबीआई जांच की सिफारिश और उपराज्यपाल की सिफारिश के बाद केंद्रीय जांच एजेंसियों ने बड़े पैमाने पर शुरू किया था तलाशी अभियान। और शराब घोटाला सामने आने पर केजरीवाल सरकार ने आनन फानन में वापस ले ली थी नई शराब नीति। तो ऐसे में सवाल उठ रहा है, तो क्या दिल्ली में नई शराब नीति मामले में हुई थी बड़ी धांधली और अब खुल रही है इसकी परतें? इसी खबर पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं अपने संवाददाता नीरज सिंह के पास जो हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। नीरज, आज तीसरी बार ईडी बड़ी कार्रवाई कर रही है। इस कार्रवाई में क्या कुछ खास एंगल है, क्योंकि हम जानते हैं इस मामले में 2 बड़े नामों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी है। नीरज, इससे पहले निदेशालय ने 2 बार छापेमारी की कार्रवाई की है और आज भी एक बड़ी कार्रवाई की है। 35 से ज्यादा लोग हैं वहां पर छापेमारी की कार्रवाई चली है, जिसमें दिल्ली शामिल है, पंजाब शामिल है और हरियाणा शामिल है। और ये छापेमारी की कार्रवाई तौर से रही है जो दिल्ली के अंदर थाने आवंटित की हुई थी और बड़े पैमाने पर जो लाभ है वो शराब कारोबारियों में पहुंचा था और 44 करोड़ जो लाइसेंस फीस है वो भी शराब कारोबारियों की माफ कर दी गई थी। और आपको पता भी होगा ऑपरेशन भी दिल्ली के नेता को अगर इनपुट आप पहुंचा रहेंगे तो आपको न केवल लाइसेंस मिल जाएगा बल्कि जहां पर भी आप दुकानें खोलना चाहते हैं शराब की, चाहे वो स्कूल बन के आसपास हो, वहां पर दुकानें खोलने की जो परमिशन है वो आपको मिल जाएगी। और इससे पहले आपने देखा था कि समीर महेंद्रू गिरफ्तार कर रही थी और सीबीआई ने जो हमारी से जुड़े रहे हैं उनके जो प्रमुख हैं और कंपनी के शो की गए हैं उनकी मिडल तक निकल कर सामने आई थी। और खासतौर से ये कहा जा रहा है कि मुख्य साजिशकर्ता के तौर पर विजय नायर है, क्योंकि विजय नायर ही प्रचार और शराब कारोबारियों की खड़ी है और शराब कारोबारियों आम आदमी पार्टी की सरकार तक पहुंचा रहे हैं। खासतौर से समीर महंद्रू है तो आम आदमी पार्टी के उप मुख्यमंत्री। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया नीरज अपडेट के लिए। और अब हम इस पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ इस चर्चा में खास तौर पर जुड़ रहे हैं राजीव बब्बर, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। बहुत बहुत स्वागत राजीव जी। साथ में परविंदर सेठी, आम आदमी पार्टी के समर्थक, मजबूती से अपनी बात रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत परविंदर जी। और साथ में हमारे साथ मनोज नागपाल जी भी जुड़े हुए हैं जो कि पहले आम आदमी पार्टी में ही हुआ करते थे लेकिन अब आम आदमी पार्टी से वो छोड़ चुके हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत मनोज जी। मैं शुरुआत करता हूं, सबसे पहले परविंदर जी से आज शुरुआत करते हैं। परविंदर जी, ये बताइए कि विजय नायर, आम आदमी पार्टी के बड़े नेता, संचार प्रभारी,
कोर्ट ने पूरे मामले को देखा और देखने के बाद उनको हिरासत में जेल में भेज दिया। ये बताइए कि इस मामले में लगता है कि अब जो है परतें धीरे धीरे खुल रही हैं। आम आदमी पार्टी जो पहले एक कोशिश थी बहलाने की कि भाई ये तो कुछ हुआ ही नहीं है, केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग हो रहा है, अदालत तो कम से कम दुरुपयोग नहीं कर रही है ना परविंदर जी? नहीं, देखिए जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, चाहे सीबीआई चाहे ईडी है, हाँ। उन लोगों को गिरफ्तार कर रही है। जैसे पहले मनीष सिसोदिया जी ने यहाँ रेड डाली, उनके घर में डाली, उनके लॉकर में डाली, कुछ नहीं मिला। हाँ। जिनका आप नाम ले रहे हैं विजन नायर, वो तो मीडिया का काम देखते थे, उन्होंने पंजाब का काम देखा, गुजरात का काम देखना था। उनका शराब नीति से या उस नीति से कोई लेना देना ही नहीं है। उनके लिए ये कहा गया था। लेकिन सीबीआई कह रही है कि नीति बनाने से लेकर के कुछ कंपनियों तक ही सब कुछ देने के मामले में बड़ी भूमिका है विजय नायर की। नहीं, अभी सीबीआई की कोई एफआईआर दर्ज में ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने ये कहा कि ये कोऑर्डिनेट नहीं कर रहे थे, नॉट कोऑर्डिनेटिंग विद द अथॉरिटीज, इस करके उनको गिरफ्तार कर लिया। आपकी सरकार है, आप जिसको मर्जी गिरफ्तार कीजिए, लेकिन किसी व्यक्ति को आरोपी बनाना अदालत का काम है। आप उनको परेशान और वो अदालत ने विजय नायर के मामले में कर दिया है फिलहाल। लेकिन अगर आप किसी निर्दोष आदमी को आरोपी जो है वो अदालत सिद्ध करेगी, अदालत में जाके दूध का दूध पानी का पानी होगा। इस तरह के जो चुनावी को देखते हुए, चाहे गुजरात का चुनाव है, 2024 का चुनाव है, ये इस तरह की जो सत्ता पक्ष की जो कोशिशें हैं या संवैधानिक संस्था का मिसयूज है, ये ठीक नहीं लगता। अच्छा, ठीक है, लेकिन ये भी बात है कि मनीष सिसोदिया का नाम आरोपी नंबर 1 के तौर पर शामिल है सीबीआई की चार्जशीट में। मैं राजीव बब्बर जी के पास आता हूं, फिर आपके पास आऊंगा। राजीव बब्बर जी, क्या सब कुछ ये बता रहे हैं कि 2024 के चुनाव को ध्यान में रख करके सब कुछ हो रहा है? पहले तो मैं आज सच में सेठी साहब का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, जिन्होंने कहा कि अदालत में जो है वो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। क्योंकि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता नॉर्मली जो है वो अदालत की बात को भी स्वीकार नहीं करते, वो तो खुद ही सर्टिफिकेट देते हैं। और इनके नेता का काम है, जिन्होंने सत्येंद्र जैन को, यदि आपको पता होगा, हाँ, क्लीन चिट दे दिया था, क्लीन चिट दी थी और कहा था कि भाई कुछ है ही नहीं, और देखना दूध का दूध पानी होगा। और अभी तक उनको जमानत। और थोड़ा पीछे जाइए ना, सोमनाथ भारती, जितेंद्र त्यागी, सबके मामले में ऐसा ही हुआ। सबके मामले में क्या है, सर्टिफिकेट इशू करना और दूसरे को बेईमान करना। दूसरे को बेईमान, गडकरी साहब बेईमान, अरुण जेटली जी बेईमान, इवन मजीठिया जी को, जिनको ये बोलते थे कि वो ड्रग के सप्लायर्स हैं, उनसे भी इन राइटिंग माफी मांगने वाले अरविंद केजरीवाल है। ये कभी भूलना नहीं चाहिए। मैं हमेशा लोगों को याद कराता हूं, क्योंकि उसका कारण है, उससे पता चलता है आदमी का कैरेक्टर क्या है, उसका किस तरीके का काम करने का तरीका है, वो झूठ बोलने में कितना माहिर है। तो ये झूठ बोलने वाली सरकार और झूठ बोलने वाले लोग हैं। अभी जैसे सेठी साहब ने कहा कि नहीं, नायर साहब का तो कोई रिलेशन ही नहीं है शराब के माफिया में। मैं पूछना चाहता हूँ, फिर ईडी ने सेठी साहब को क्यों नहीं पकड़ा घर आके? सेठी साहब को ही अरेस्ट कर लेना चाहिए। तो ये जो इनके वक्तव्य हैं, ये सारे के सारे वक्तव्य बताते हैं कि दाल में, पहले तो लोग कह रहे थे कि कुछ काला है, अब तो समझ में आ रही है कि धीरे धीरे पूरी दाल काली है। और जांच में और ज्यादा निकल कर आएगी। पहले दिन से लेकर आज तक, एफआईआर से लेकर आज तक, पहली बात हम ये बताना चाहते हैं कि अगस्त 2021 में भारतीय जनता पार्टी ने आवाज उठाई थी कि आप जो पॉलिसी बना रहे हैं वो सिलेक्टेड लोगों के लिए बना रहे हैं। तब ना तो सीबीआई थी, ना ईडी थी, ना तब कोई इंक्वायरी थी, ना कोई बात थी। आप तो पॉलिसी ला रहे थे और भारतीय जनता पार्टी ने ऑन रिकॉर्ड उसको, अगर आप देखेंगे हमारे वेबसाइट पे उसकी ऑफिशियल वीडियो है, जिसमें हमने कहा कि आप चंद लोगों को, ये जो टर्नओवर का काम कर रहे हैं, चंद लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए कर रहे हैं। ये उस दिन आरोप लगाया था भारतीय जनता पार्टी ने, क्योंकि आपकी नीयत उस दिन दिख रही थी। और उसके बाद इनका वक्तव्य, राजीव जी, उसके बाद सवाल इस पर भी उठा, कि जब नहीं सर, 2 से लेके आप 2% से लेकर आप कमीशन को 12% कर लेते हो। 20,000 करोड़ के अंदर आप 2,000 करोड़ साफ कर देते हो। उसको फिर आपको आके एक आरोपी का बाप बताता है टीवी के ऊपर कि आपने उसको 12% इसलिए दिया क्योंकि आप उसको 6% आपके पास। उसके बाद भी आप कहते हो नहीं जी इसमें तो कुछ है ही नहीं। तो शर्म आनी चाहिए, इतना बड़ा खेल कर दिया आपने। लौटता हूं आपके पास, पॉलिसी वापस क्यों लिए? वही सवाल मैं कर रहा था कि ये भी आरोप लग रहे हैं कि बड़े घबरा कर आनंद फानन में पॉलिसी वापस ली। हमारे साथ पूर्व नेता आम आदमी पार्टी के मनोज नागपाल जी भी हैं, जो इस मामले में जिन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इस चीज को सामने लाने में। मनोज जी, ये बताइए कि क्या ये जो बता रहे थे कि दाल काली है, आपको वो दाल दिखने लगी थी क्या, काली दाल, जो कि आप वहां से निकल गए इस चीज से? मेरे को तो
काफी पहले ही जिस दिन मेरे इलाके में जब शराब की दुकान खुलने लगी, हाँ। और उस दुकान को खोलने में जितनी जल्दी हो रही थी, हाँ। जैसे 18 अप्रैल की इनकी सर्वे रिपोर्ट, 19 अप्रैल का ग्रांट ऑफ लाइसेंस, हाँ। जिस तरीके से रेस लगी हुई थी हाँ। ज्यादा से ज्यादा वाइन शॉप खोलने की, तो मैं उसी दिन समझ गया था कि अब कोई बहुत बड़ा खेल हो रहा है। हाँ। और राजीव जी ने बिल्कुल ठीक कहा, हाँ। दाल में काला ही काला, दाल नाम की कोई चीज नहीं है उसके अंदर। हाँ। हाँ। और काला ही काला मैं उसी दिन समझ गया था हाँ। कि ये बहुत बड़ा खेल खेलने जा रहे हैं। असल में हुआ क्या था कि कोविड के दिनों में जब सब कुछ बंद था ना जी, उसके बाद जब सबसे पहले वाइन शॉप्स खुली तो जो उस पे भीड़ हुई, वहां से इन लोगों के मन में एक लालच सा आ गया कि क्यों ना कुछ एक ऐसी पॉलिसी बनाई जाए जिसमें कि इतना मोटा धन कमाया जाए और किसी को पता भी न चले। उस वक्त से ये पॉलिसी डिजाइन करने में लगे थे, क्योंकि शराब इतनी बिक रही थी दिल्ली में। जी जी। तो इन्होंने एक इस तरह से पॉलिसी तैयार की कि ज्यादा से ज्यादा दुकाने खोलेंगे। अच्छा, इसी क्रम में वो भी चर्चा थी क्या कि ऑनलाइन सप्लाई करवाएंगे? ऑनलाइन सप्लाई कराएंगे, शराब बेचेंगे। इनका बस चले तो छोटे छोटे बच्चों को दूध के बजाय शराब की बोतल पकड़ा दें। शराब मतलब शराब शराब शराब, चारों तरफ शराब, घर के कोने पे जाओ शराब, मार्केट के नुक्कड़ पे जाओ शराब की दुकान। इस प्रकार से इन्होंने एक पॉलिसी डिजाइन की, और पॉलिसी के अंदर केवल उन लोगों को एंट्री दी गई जो इनके चाहते थे। इन्होंने एक बहुत बड़ा कैप लगाया कि 150 करोड़ रुपए टर्नओवर का कैप लगा दिया कि इससे छोटी कोई कंपनी आएगी नहीं, ताकि इनकी मर्जी की कंपनियां आ सके। वहीं एयरपोर्ट पे एक कंपनी थी जो 250 करोड़ देना चाहती थी जी, वहां पर वो उनको सूट नहीं करती थी ना। हाँ, तो रेवेन्यू लॉस, करोड़ वाली को ले ली। तो इस तरह से इन्होंने, मुझे ना अंग्रेजी शासनकाल की याद आ रही है कि मैं तो था नहीं उस वक्त, लेकिन किताबें मैंने पढ़ी। तो अंग्रेजों को जब भी भारतवासियों को लूटना होता ना, तो वो एक पॉलिसी डिजाइन करते थे, एक कानून बनाते थे कि किसी भी भारतीय की बैलगाड़ी अगर यहाँ से निकलेगी तो उससे इतना एक हम टैक्स ले लेंगे। मैं लौटता हूं। तो इसी तरीके से इन्होंने एक पॉलिसी बनाई कि कोई भी शराब पहले बेचेंगे, फिर 12% का टैक्स लेंगे, फिर 6% खाएंगे। लेते हैं इस पर जवाब। एक किताब का आपने जिक्र किया, एक किताब का जिक्र अन्ना जी ने भी किया था, स्वराज का। उन्होंने कहा था कि स्वराज में जो बातें लिखी उससे बिल्कुल उलट कर रहे हैं। परविंदर जी, ये मनोज नागपाल जी आम आदमी पार्टी में ही रह चुके हैं और बड़ी भूमिका में रहे हैं, इनका मोह भंग हो गया वो काली दाल देख करके। ये बताइए कि जो एक कोशिश है झुठलाने की, वो कोशिश अब बेनकाब होती जा रही है परविंदर जी। मनोज नागपाल जी तो पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे हैं सर, उसके बाद आम आदमी में गए हैं। अब वो दो नाव में सवार हैं, एक पैर उनका आम आदमी में है, दूसरा बीजेपी में है। आप तो नहीं है, आप तो नहीं है आम आदमी पार्टी में। उनकी प्रस्तुति अलग है। मेरे बारे में मेरे से ज्यादा ये लोग जानते हैं कि मैं कहाँ हूँ, क्या हूँ। ये माननीय अकाली दल में अवतार सिंह हिज्जी का चुनाव लड़ा था। ठीक है, हम लोग व्यक्तिगत ना, लेकिन वो व्यक्तिगत मामले हैं। मैं दोनों पार्टियों को देख चुका हूँ सर, मैं आम आदमी हूँ, मेरे को आम आदमी रहने दो। और आम आदमी की जेब काटी है इन लोगों ने, ये मैं कहना चाहता हूँ। व्यक्तिगत नहीं होते हैं। बोलिए परविंदर जी, बोलिए। हाँ, इन्होंने जो शराब की डिटेलिंग करी है वैसे नहीं होता, एक्साइज पॉलिसी पहले बनती है। एक्साइज पॉलिसी जब बनी है उसको इम्प्लीमेंट नहीं होने दिया गया। एलजी के द्वारा यही एक्साइज पॉलिसी पंजाब में इम्प्लीमेंट हुई है और बहुत बढ़िया पॉलिसी है। लेकिन एक बात सही ना, जो इलीगल शराब जो कच्ची कॉलोनी में, आपको पता है 1200-1500 से ज्यादा कच्ची कॉलोनियां हैं दिल्ली के अंदर जहाँ पे इलीगल और जहरीली शराब है, जिससे कई हादसे होते थे। जिस प्रकार गुजरात के अंदर 10,000 करोड़ की ड्राई स्टेट होने के बावजूद शराब का वहां पे व्यापार है, और जहाँ पे ये देखिए परविंदर जी, ये तर्क नहीं, मुझे लगता है कि ये तर्क गले इसलिए नहीं उतरती है कि बताइए किसी चीज की अगर स्मगलिंग होती है तो आप उसको एकदम आसानी से उपलब्ध कराना शुरू कर देंगे। वो तो कानून तोड़ने वाले स्मगलिंग करते हैं हर जगह। आम आदमी के लिए बनी है सीबीआई, वही मैं कह रहा हूँ। राजीव जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं, सुन लेते हैं। आपने गुजरात की बात उठाई, राजीव जी कुछ कहना चाहते हैं, कहिए राजीव जी संक्षेप में। ठीक है, ऐसा है क्योंकि आम आदमी पार्टी का जो प्रवक्ता है वो तथ्यों के आधार पर बात नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बात करने में वो मजा नहीं आ रहा। मेरा जो प्रश्न है, जो पहले दिन से हम कह रहे हैं, आपने 2 से 12% क्यों किया? इसका कोई उत्तर देता है? और वो कोई छोटा अमाउंट है, 2000 करोड़ का सीधा अमाउंट है जी। आपने 144 करोड़ रुपए कोरोना में दुकानदारों के मिनिमम चार्जेस तो आप माफ नहीं करते हो, कमर्शियल मीटर्स के आप दुकानदारों के मिनिमम पानी के तो आप माफ नहीं करते हो, और शराब का 144 करोड़ माफ करते हो, और आप कहते हो नहीं इसमें कोई बात नहीं है, इसमें तो कोई बात ही नहीं है।
मतलब आप जैसे अभी मनोज जी ने जिस बात को उठाया कि आप एक जगह पर ब्लैक लिस्टेड कंपनीज को आपने ठेके क्यों दिए? जी, परविंदर जी ने उंगली उठाई, जवाब देने के लिए संक्षेप में ले लेते हैं जवाब। दीजिए, एक भी उत्तर तो दीजिए कि ब्लैक दे रहे हैं वो, क्यों दिए? परविंदर जी से जवाब ले लेते हैं। अब जब आप चोरी करोगे और सीबीआई आपके पीछे जाएगी और फिर ईडी आपके पीछे जाएगी और फिर तुम कहोगे कि जी नहीं हमें तो जी जानबूझ के पकड़ा जा रहा है। अरे भाई मनोज जी को मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो लाइसेंस फीस 5 लाख रुपए थी वो 5 करोड़ हो गई, जो 8 लाख रुपए थी वो 10 करोड़ रुपए हो गई। अरे भाई यही तो कह रहे हैं, यही तो कह रहे हैं महाराज। सेठी साहब सुनिए, आप समझदार आदमी है, सुनिए सेठी साहब, यही तो है, यही तो खेल है, यही तो पैसा का खेल हुआ है, यही तो मोटा पैसा पंजाब का है, ठीक है, यही तो मोटा घोटाला है, यही तो मोटा घोटाला है भाई साहब। प्रधानमंत्री जी ने लाखों करोड़ रुपए मनोज जी इस मामले में अब शराब की बात ना करके बाकी सब बातें करेंगे। कोरोना काल के अंदर जो व्यापारियों छोटी सी टिप्पणी मनोज जी से। मनोज जी इस मामले में अब आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? सर आगे उत्तर है नहीं, एक आम आदमी होने के नाते, ना कि आम आदमी पार्टी होने के नाते, आम आदमी होने के नाते मैं तो ये चाहूंगा कि जो भी दोषी है, अगर मैं भी उसमें दोषी हूं तो तुरंत गिरफ्तारी हो, तुरंत जेल के पीछे जाएं। और ईडी अपना काम कर रही है, ईडी काम कर रही है, अदालत काम कर रही है, और इन लोगों को पहले ही पता चल जाता है यहाँ कुछ नहीं है और वहाँ कुछ नहीं है, जैसे इनकी अपनी साठगांठ। तो ऐसा कुछ नहीं है, सख्त से सख्त कार्रवाई हो, चाहे वो मैं हूँ, चाहे राजीव बब्बर हो, चाहे सेठी साहब हो, जिसने भी गलत काम किया कार्रवाई होनी चाहिए, हो भी रही है और अदालत भी देख रही है। बहुत बहुत शुक्रिया। देखते हैं अब इस मामले में आगे क्या क्या होता है। परविंदर जी बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, राजीव जी बहुत बहुत शुक्रिया, और मनोज जी आपका भी जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हमारे तीनों मेहमान जुड़े हुए थे और हमने इस पर चर्चा की और देखते हैं कि इस मामले में ये जो पूरा मामला है ये अब कानूनी अदालती हो रहा है तो क्या कुछ निकल करके सामने आता है। और अब हम बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, और अगली बड़ी खबर जो है वो ज्ञानवापी मामले से जुड़ी